এনবিটিভির পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আর আমি শাকিরুল ইসলাম আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। আজকে যিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর SQR ইলিয়াস, ওমর খালিদের বাবার সঙ্গে, যে ওমর খালিদ বারবার ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বারবার জেলে গেছেন, এখনও পর্যন্ত সেই ওমর খালিদ জেলে রয়েছেন। এবং তিনি কিন্তু শুধু ওমর খালিদের বাবা নন, তিনি ছিলেন আমাদের সকলের একেবারে হৃদয়ের যে জায়গা বাবরি মসজিদ, যে বাবরি মসজিদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রায় হয়েছে, যে বাবরি মসজিদ নিয়ে বিতর্কিত রায় নিয়ে নানা মহলে নানা রকম আলোচনা হয়েছে, সেই বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির কনভেনার। এবং আমরা জানি যে সিভিল কোড, ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে গোটা দেশে চর্চিত হয়েছিল, গোটা দেশে আলোচনা হয়েছিল। সেই মুসলিম পার্সোনাल लॉ बोर्ड मेंबर हलें डॉक्टर SQR इलियास साहब। पहले NBTV में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। पहले मेरा सवाल है, आप कैसे हो? ठीक हैं, अच्छे हैं। हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, तो पब्लिक के दरमियान रहते हैं, उनके जो सवालात हैं उसको हल करने की कोशिश करते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके साथ जो सत्ता के लोग होते हैं वो हमेशा उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई या षड्यंत्र करते रहते हैं। तो उमर खालिद को भी जो फंसाया गया है वो भी एक षड्यंत्र है, स्टेट का षड्यंत्र है। उमर खालिद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, अच्छे एक्टिविस्ट हैं, अब यानी मतलब नई नस्ल के नौजवान आदमी हैं और आगे उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, हैं अभी भी। तो उनको और उनके साथियों को अभी जो फंसाया गया है वो भी एक षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र उनके ख़िलाफ़ भी है, वो षड्यंत्र हमारे ख़िलाफ़ भी है। अब बंगाल में आया तो क्यों आया? देखिए, हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कि 11 स्टेट में काम कर रही है। बंगाल हमारी एक प्रोमिनेंट स्टेट है जहां हमारे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का काम है। आज हमारी स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी है और वर्कशॉप भी है, पॉलिटिकल वर्कशॉप भी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, हमारे सामने एक इशू ये है इस वक्त सबसे बड़ा कि बंगाल में भी इलेक्शन हुआ स्टेट का। वो स्टेट के इलेक्शन में बीजेपी जिस तरह से आई थी और बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल की जनता ने पूरी ताकत और क़ुव्वत से ममता बनर्जी को सपोर्ट कर दिया। इस तरह सपोर्ट किया कि जितनी सेकुलर पार्टियां थी उनका खाता भी बंद कर दिया, उनको भी कुछ नहीं मिला और सब साफ़ हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक स्ट्रेटजी भी है ममता बनर्जी की और TMC की कि यहाँ पर बंगाल के अंदर सिर्फ 2 पार्टी रहे, एक वो रहें और एक बीजेपी रहे, ताकि उनका यहाँ पे सत्ता में बना रहना हमेशा के लिए पॉसिबल हो जाए। और यही वजह है कि उन्होंने ये कोशिश की कि यहाँ पर सेकुलर पार्टियों के साथ में कोई तालमेल ना हो। हमने कोशिश की थी कि लेफ़्ट पार्टीज़ हैं, कांग्रेस पार्टी है, वेलफेयर पार्टी है, इस तरह की पार्टियों के साथ में एक अलायंस बन जाए, कोalition बन जाए, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। और यहाँ तकरीबन तमाम लोगों के दरमियान में, ख़ास तौर से मुसलमानों के दरमियान में ये बात पाई जाती थी कि ममता को इस वक्त रोकना है, इसलिए हम किसी और पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है, ममता बनर्जी आ गई पावर में और ममता ने जो स्ट्रेटजी अख्तियार की थी कि गुजरात नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ बंगला नेशनलिज्म को खड़ा करके बंगाल के लोगों से उम्मीद दी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बंगाल के जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, एजुकेशनली डिप्राइव्ड है, सोशली डिप्राइव्ड है, पॉलिटिकली डिप्राइव्ड है। इसके बावजूद भी कि बंगाल में अभी तक किसी कम्युनल पार्टी की हुकूमत नहीं रही है, कांग्रेस की रही है, वामपंथियों की रही है और अब ममता बनर्जी की रही है। सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड कम्युनिटी जो है यहाँ पे मुसलमान है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने ये बताया है कि पूरे देश में सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी अगर मुसलमानों की कहीं है तो वो बंगाल में है। क्या वजह है? आप लोग करना क्या चाहते हैं? करना ये चाहते हैं, हमारा मानना ये, देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सत्ता हासिल करना उसका एक लक्ष्य नहीं होता है। सत्ता हासिल करके पब्लिक के कल्याण के लिए, पब्लिक के एम्पावरमेंट के लिए काम करे। हमारा कहना ये है कि ममता बनर्जी हो या उससे पहले की गवर्नमेंट हो, उन्होंने सत्ता तो हासिल की पब्लिक के सपोर्ट से, वोट लिया और सत्ता में बैठ गए जाके। ममता बनर्जी 10 साल से है यहाँ पर। सवाल ये पैदा होता है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो बाहर से आ गए यहाँ पर, यहाँ के जो लोग हैं, बेरोज़गारी है, मुसलमान हैं, दलित हैं, सब इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं। इनके एम्पावरमेंट के लिए इनके पास नक्शा क्या है? लेकिन इलेक्शन का बाद वेलफेयर पार्टी बंगाल में काम तो नहीं कर रहे। देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 2 साल से आप जानते हैं कि यहाँ पर कोविड की वजह से जो मासेस के दरमियान जाने का काम था वो काम हो गया कम।
और इस वजह से हमारा जो है कोशिश ये रही कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, जूम के ज़रिए से लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें। उसके लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन अब हम समझते हैं कि कोविड के हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, तो अब हम लोग जो है मासेस में जाने की एक स्टडी तैयार कर रहे हैं। बंगाल के लिए आप लोग करना क्या चाहते हैं? बंगाल का आप लोग का प्लानिंग क्या है बंगाल के लिए? देखिए, बंगाल की हमारी प्लानिंग बुनियादी तौर पे यह है कि हम समझते हैं कि बंगाल के 70% लोग बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी। हमारा मानना यह है कि बंगाल के अंदर पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है, लेकिन जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, चाहे वो पहले कांग्रेस रही हो, चाहे वामपंथी रहे हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये चाहते ये हैं कि लोगों को बैकवर्ड रखा जाए ताकि वो उनके परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए। हम यहाँ पर आइंदा हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि हम इन लोगों की सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए हम पॉलिटिकली जो कर सकते हैं वो करेंगे। आने वाला 2022 साल में 2022 यूपी इलेक्शन है, तो आप लोग लड़ेंगे? यूपी इलेक्शन में हमारी कोशिश है, इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग। वहाँ पे हमारी अब तक 2 बार अखिलेश यादव के साथ बातचीत हो चुकी है और अब तीसरी बार हमारी अक्टूबर के पहले हफ्ते में उनसे फिर मुलाकात है। और हमने ये बात उनसे कही है कि हम बहुत कम सीटों पर हम लड़ेंगे वहाँ पे पार्टी, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि जो सेकुलर पार्टियाँ हैं वो सब पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। इसलिए कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, कम्युनल फोर्सेस को हराना चाहते हैं, तो अगर सेकुलर वोट बढ़ जाएगा तो कम्युनल वोट को पोलराइज करने के लिए ये हर तरीका इख्तियार करते हैं। तो हमने वहाँ पर अभी तक के 31 स्मॉल पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों का एक कोalition बना लिया है दिल्ली उसमें, उत्तर प्रदेश में IDA के नाम से, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। ये अलायंस के साथ में हम अखिलेश से फिर बात करेंगे कि अब हम चाहते हैं कि, और हमने उनसे ये बात कही थी फरवरी में जब हमारी उनकी मुलाकात हुई थी अखिलेश यादव से, उनसे ये बात कही थी कि देखिए इस वक्त बहुजन समाज पार्टी आपके साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी को आप साथ लेना नहीं चाहते, तो अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जितनी छोटे छोटे कास्ट बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड पार्टियाँ हैं उन सबको साथ लेके एक बड़ा अलायंस बनाइए, ताकि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस जाए कि ये सब छोटी छोटी पार्टियां जो किसी न किसी कास्ट को बिलोंग करती हैं या कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, अगर उन सब का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा तो उन कास्ट का, उन कम्युनिटीज़ का पॉलिटिकल शेयर बनेगा, पावर में शेयरिंग हो जाएगी। उससे उन्होंने इत्तेफाक किया और अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम छोटी पार्टियों को लेकर एक अलायंस बनाएंगे। देखिए, बंगाल में बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी बंगाल में मॉब लिंचिंग हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, तो अब ये तो बात आपको बतानी चाहिए ना कि ये सवाल तो हमारा ममता बनर्जी से है कि वो ये कह रही है मॉब लिंचिंग पे कानून बनाया, वो कानून आज तक मंजूर क्यों नहीं हुआ असेंबली से, और आप पूरी पुलिस फोर्स आपके हाथ में है, वो जो लोग कल्प्रिट हैं उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही है, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है, मॉब लिंचिंग के वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं, इनसिक्योरिटी क्यों पैदा हो रही है। तो ये बग़ैर पॉलिटिकल पैटर्नेज के इस तरह के वाक़यात नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं यूपी में जो कुछ हो रहा है, कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, बाकी और जगह पे जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व है और यही वजह से वो सब काम हो रहे हैं, उनको पॉलिटिकल पैटर्नेज हासिल है। तो हमारा कहना ये कि यहाँ भी ये मॉब लिंचिंग इन आइसोलेशन नहीं हो सकती है, ये मॉब लिंचिंग के पीछे भी पॉलिटिकल पैटर्नेज है। और अगर हम ममता बनर्जी से कहना चाहते हैं कि अगर वो उनको इंटरेस्ट है कि यहाँ पे पीस कायम हो, यहाँ पर मॉब लिंचिंग के वाक़यात नहीं हो, यहाँ पे औरतों के साथ में, महिलाओं के साथ में रेप के वाक़यात ना हो, बलात्कार के वाक़यात ना हो, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, तो फिर उनको कानून में सख्ती लानी पड़ेगी और जो कल्प्रिट है उनको इन्वेस्टिगेट करके सज़ा देनी चाहिए। तब जाकर हम कहेंगे कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये वाक़यात कम होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा मानना ये है कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए पब्लिक में आती हैं, उसके बाद पब्लिक को भूल जाती है। देखिए, बंगाल में वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट एक बोर्ड है, तो उस बोर्ड में 26 सितंबर में एक एग्ज़ाम है, तो पहले 30,000 स्टूडेंट का बातिल कर दिया क्यों, उसका कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इसी में कुछ लड़की लोग है हिजाब पढ़ने के लिए उस लोग को बातिल कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो बहुत गलत है, वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी फैसला है। हमारा संविधान ऐसा कहीं नहीं कहता है कि कोई लड़की हिजाब में आए तो आप उसको जॉब नहीं दे सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये कहना कि आप हिजाब पहन के आएंगे, आप पर्टिकुलर ड्रेस कोड करके आएंगे
तो आप नहीं आ सकते, ये बिल्कुल गलत बात है और ये हम इसकी निंदा करते हैं जो कुछ हुआ है, और हम समझते हैं उसको वापस लेना चाहिए, और जिन लोगों ने ये किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दिल्ली में एक स्लोगन उठ रहा है, हिंदुस्तान में रहने होगा, जय श्री राम कहने होगा। तो ये बात देश के लिए कैसे खतरनाक है? देखिए, हमारा देश जो है वो किसी एक धर्म और किसी एक जात का और किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं है। ये मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, पे एक प्लूरल सोसाइटी है। किसी एक कम्युनिटी, किसी एक ज़ात, किसी एक धर्म के को आप थोपने की कोशिश करेंगे तो देश बढ़ जाएगा, टूट जाएगा। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं कर रहे, वो एंटी नेशनल लोग हैं। और हमारा मानना ये है कि हमारा देश का संविधान ये कहता है आर्टिकल 25 के अंदर कि किसी भी धर्म का, किसी भी जात का आदमी हो, उसको अपने धर्म पर चलने की, उसको प्रोपोगेट करने की, उसको फैलाने की, उसके मुताबिक ज़िंदा रहने की पूरी आज़ादी है। और जो इस आज़ादी को छीनने की कोशिश करते हैं वो एंटी नेशनल लोग हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आपका बेटा उमर खालिद अभी भी जेल में है, वो कब रिहा होगा उसका? इस वक्त में उमर खालिद के ख़िलाफ़ जो चार्जेस लगाए गए थे, हमारे वकील ने जो बहस की है असम्बली के अंदर, उसमें आपके लोअर कोर्ट में इस वक्त चल रही है बहस बेल के ऊपर में, उस बहस में उन्होंने जो 17,000 पेज की जो चार्जशीट थी और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई है उसकी धज्जियाँ भी बिखेर दी उठाकर कि उमर खालिद के ख़िलाफ़ जो बुनियादी चार्जेस लगाए गए थे उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये कहा गया कि उमर खालिद मास्टरमाइंड है दिल्ली दंगों का। ये कहा गया कि उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफ़ी की एक मीटिंग हुई थी और उसमें यह तय किया गया था 8 जनवरी को कि ट्रंप आएंगे तो हम यहाँ पे एक हंगामा करेंगे। ट्रंप आने का फ़ैसला 13 फरवरी को गवर्नमेंट ने बताया ट्रंप आने वाले हैं, उससे पहले कोई नहीं जानता था, तो 8 जनवरी को कैसे मालूम हो जाएगा? ये चार्जशीट में लिखा हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने एक तकरीर वहाँ की, हमारे वेलफेयर पार्टी का एक प्रोग्राम हुआ था अमरावती में, वहाँ उमर खालिद ने एक भाषण दिया था। उस भाषण के एक छोटे से पोर्शन को पेश कर दिया कि ये कह रहे हैं कि ट्रंप आएंगे तो हम ये करेंगे। तो उसके बारे में वकील ने पूछा कि भाई ये आपने ये जो टुकड़ा लाया है इसके अंदर भाषण का, वो कहाँ से लिया, हमको पूरा फुटेज दीजिए। तो पुलिस ने ये कहा कि वो तो हमने रिपब्लिक टीवी से लिया, न्यूज़ 18 से लिया। तो उन्होंने रिपब्लिक टीवी से पूछा भाई आपने कहाँ से लिया, वो दीजिए हमको, क्या आपके आदमी ने कवर किया था? अगर वो कवर किया तो पूरी स्पीच दीजिए। तो न्यूज़ 18 ने और रिपब्लिक टीवी ने कहा कि हमने बीजेपी के IT सेल के जो हेड है अमित मालविया, उनके ट्विटर से लिया। तो आप सोचिए कि उमर खालिद के ख़िलाफ़ इतना बड़ा सबूत बनाकर पेश किया सरकार ने, पुलिस ने, और उसकी हैसियत क्या है? वो अमित मालविया बीजेपी के IT सेल के ज़िम्मेदार ने डिस्टॉर्टेड तरीके से पूरी 20 मिनट की स्पीच में से एक जुमला निकाला और वो एक जुमले को टीवी चैनल ने दिखाया, रिपब्लिक टीवी ने दिखाया, खूब बड़ा हंगामा किया कि ये ट्रंप के ऊपर में आने पर ये करना चाहते थे। उन्होंने कहा ये पूरी 20 मिनट की तकरीर सुना दी अदालत को कि देख लीजिए इसमें कौन सी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल है, आप बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जितनी इस पर प्रोसीडिंग चल रही है अदालत में, उसमें रोज़ाना ये साफ़ होता जा रहा है कि दिल्ली दंगों की चार्जशीट फेक है, कंकॉक्टेड है और बनावटी किस्म की चार्जशीट है जो लोगों पर डाली गई थी। और जो असल कल्प्रिट है दंगों के, जिन्होंने वहाँ पे कहा था गोली मारो सालों को, जिन्होंने कहा था हम देख लेंगे पुलिस ने अगर नहीं रोका तो, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं है, इसलिए कि वो बीजेपी के लोग हैं। मेरा आखिरी सवाल है, पूरा इंडिया के लिए वेलफेयर पार्टी का मकसद क्या है? देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आम आदमियों की, आम पार्टियों की तरह की पार्टी नहीं है। हमारा मानना ये है कि ये कम्युनल, करप्ट, क्रिमिनल और अवसरवादी पार्टियों का विकल्प है, उसका जवाब है, उसका ऑल्टरनेटिव है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस देश में एक कल्याणकारी राज की स्थापना करना चाहती है, एक वेलफेयर स्टेट कायम करना चाहती है। तीसरी बात, हम ये कहते हैं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया लोकतंत्र की एक परिभाषा करती है। वो ये कहती है कि हम इंक्लूसिव डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चाहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5 साल में एक बार इलेक्शन हो जाए। हमारा मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर आवाज़ को, वो आवाज़ कितनी छोटे वर्ग से आ रही हो, कितनी छोटी कम्युनिटी से आ रही हो, कितनी छोटी कास्ट से आ रही हो, वो आवाज़ को पार्लियामेंट में उठना चाहिए, वो आवाज़ को असेंबली में उठना चाहिए और उस आवाज़ का समाधान होना चाहिए। तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हो, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हो, ये तीसरी बात हम कहते हैं। चौथी बात, हम ये कहते हैं कि देश के पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। चंद लोगों के पास में पूरे रिसोर्सेज जमा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, और बाकी लोग वंचित हो गए। हमारे देश में जो टोटल रिसोर्सेज हैं उसका 99% 1% लोग पास में है। 74% 1% लोग पास में, 1% लोग पास में, और बाकी जो 26% रिसोर्सेज है वो 99% लोगों के हाथ में। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो अनइवन डेवलपमेंट कर रही है। तो हम चौथी बात ये कहते हैं कि रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। और पांचवी बात हम ये कहते हैं कि हमारा देश किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का, किसी एक भाषा का, किसी एक कल्चर का देश नहीं है। ये एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। तो इस देश में हर वर्ग को, समाज के हर सोशल एंटिटी को, हर कल्चरल एंटिटी को आगे बढ़ने और तरक्की करने के बराबर के अवसर मिलने चाहिए। ये 5 बातें हैं जिसके लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में काम कर रही है। ডক্টর SQR ইলিয়াস সাহেব, আমরা আজকে তার সঙ্গে কথা বললাম এখন এই পর্যন্ত। পরবর্তী খবরের আপডেট পেতে আমাদের সঙ্গে থাকুন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।